प्यारे बच्चों, कल हमने विजयनगर शहर की जल संपदा, किलेबंदी और सड़कों के बारे में पढ़ा था। आज हम इस शहर में राजकीय केंद्र के बारे में जानेंगे। राजकीय केंद्र पढ़ने से पहले मैं पिछले वीडियो की एक भूल सुधारना चाहूंगी। देखिए बच्चों, कल कमलपुरम जलाशय जहां रेड डॉट है वहां बताया था मैंने, लेकिन यह गलत है। कमलपुरम जलाशय राजकीय केंद्र के दक्षिण में स्थित है। देखिए बच्चों, यह है कमलपुरम जलाशय। हालांकि बच्चे गलत चीजें जल्दी सीखते हैं, पर फिर भी मैं आपसे यह उम्मीद करूंगी कि कमलपुरम जलाशय को लेकर आपके दिमाग में अब कोई संशय नहीं रहेगा। कमलपुरम जलाशय से राजकीय केंद्र की जल आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। आपको ध्यान रखना है बच्चों। आज हम राजकीय केंद्र पढ़ रहे हैं, जो विजयनगर का मानचित्र हम देख रहे हैं, इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित था। राजकीय केंद्र की संरचनाओं को उनके आकार व कार्य के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, गैर धार्मिक भवन और धार्मिक भवन। गैर धार्मिक भवनों में लगभग 30 संरचनाएं ऐसी हैं जिनकी पहचान महलों के रूप में की गई है। ये संरचनाएं काफी बड़ी हैं और ये प्राय अनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित नहीं थी। इन भवनों का प्रयोग संभवतः प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था। इन भवनों की निर्माण शैली मंदिर निर्माण शैली से अलग थी और इनके निर्माण में विकारी वस्तुओं का प्रयोग किया गया। विकारी का अर्थ है बच्चों, जो समय के साथ साथ नष्ट हो जाए। इन भवनों में हम मुख्य रूप से लोटस महल, महानवमी डिब्बा और सभा मंडप के बारे में पढ़ेंगे। राजकीय केंद्र में लगभग 60 से अधिक मंदिर मिले हैं और इनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। इन मंदिरों के माध्यम से शासक वर्ग अपनी सत्ता को स्थापित करते थे और वैधता भी प्रदान करने का प्रयास करते थे। धार्मिक भवनों में आज हम हजार राम मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। राजकीय केंद्र गैर धार्मिक भवन में सबसे पहले राजा का भवन, जो अंतः अक्षेत्र में सबसे विशाल था। अंतः अक्षेत्र का मतलब होता है बच्चों, बिल्कुल अंदरूनी भाग, भीतरी भाग। हालांकि इसके राजकीय आवास होने के कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं। इस स्थान पर दो प्रभावशाली मंच हैं। सबसे पहले है बच्चों सभा मंडप। लकड़ी के स्तंभ थे इस मंडप में, जो पास पास और निश्चित दूरी पर थे, जिसके कारण यह कम खुला स्थान था और यह स्पष्ट नहीं है कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था। इसमें दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था। विजयनगर शहर के मैप में हम शाही केंद्र पढ़ रहे हैं बच्चों, तो नंबर 2 जहां दिख रहा है हमें, यह सभा मंडप है। ठीक है, अभी हम सभा मंडप पढ़ रहे हैं, तो नंबर 2 सभा मंडप है। इसी के साथ महानवमी डिब्बा, देखिए यह एक विशालकाय मंच था। महानवमी डिब्बा नंबर 3 पे है बच्चों। इसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट था और इसकी ऊंचाई 40 फीट थी। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर लकड़ी की एक संरचना बनी थी। देखिए बच्चों, महानवमी डिब्बा का एक चित्र दिखाने का प्रयास किया है आपको, थोड़ा नजदीक से देखिए। और महानवमी डिब्बा का जो आधार है, देखिए बच्चों, ये आधार है और यह उभारदार उत्कीर्णों से अटा पड़ा है। देखिए ध्यान से। महानवमी डिब्बा अनुष्ठानों से संबंधित था। मुख्य रूप से इस मंच का प्रयोग सितंबर अक्टूबर में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसमें दशहरा उत्तर भारत में, दुर्गा पूजा बंगाल में और नवरात्रि दक्षिण भारत में शामिल है। महानवमी का अर्थ है बच्चों महान नवमी। महानवमी का अर्थ है बच्चों महानवां दिवस। इस दिन विजयनगर के शासक अपने रुतबे, ताकत और गौरव का
प्रदर्शन करते थे। साथ ही धर्म अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि, नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा, घोड़े, हाथियों और रथों पर सैनिकों की शोभा यात्रा और इसी के साथ साथ राजा नायकों और अपने अधीनस्थ राजाओं द्वारा दी जाने वाली भेंट स्वीकार करते थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था और इस अवसर पर नायक राजा के लिए भेंट लेकर आते थे और नियत कर भी प्रदान करते थे। राजकीय केंद्र में गैर धार्मिक भवन हम पढ़ रहे हैं, उसमें लोटस महल पढ़ेंगे। इस महल का नामकरण 19वीं सदी के अंग्रेज यात्रियों ने किया। इसके भी साक्ष्य नहीं मिले हैं कि लोटस महल किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कॉलिन मैकेंजी ने इसे एक परिषदीय सदन कहा है, जहां राजा अपने मंत्रियों के साथ सलाह मशविरा किया करते थे। देखिए बच्चों, लोटस महल 11 नंबर पे है, याद रहेगा आपको। और इसकी जो शैली है वो इंडो इस्लामिक शैली है, कल हमने पढ़ी थी, जिसमें मुख्य रूप से हमने गुंबद और मेहराब का जिक्र किया था। लोटस महल, महानवमी डिब्बा और सभा मंडप गैर धार्मिक भवनों का अध्ययन हमने कर लिया है। लोटस महल की फोटो देखिए बच्चों, इसमें 9 मीनारें थी, बीच में एक ऊंची उठी हुई और 8 उसकी भुजाओं के साथ साथ हमें 4 दिखाई दे रही हैं, 4 इनके पीछे हैं। याद रखना है, 9 मीनारें हैं, एक बीच में है और 8 भुजाओं के साथ साथ। और मेहराब देखिए बच्चों, लोटस महल की बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। मेहराब आपको याद होगा, कल बताया था कि चाप की तरह, और यह इंडो सारासैनिक शैली की एक विशेषता थी। गैर धार्मिक भवनों में हाथियों का अस्तबल भी था। देखिए बच्चों, नंबर 13 हाथियों का अस्तबल है और यह अस्तबल की फोटो है, याद रहेगा आपको। राजकीय केंद्र में धार्मिक भवन में हम हजार राम मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी एक अत्यंत दर्शनीय हजार राम मंदिर था और इसका प्रयोग शायद राजा और उसके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। इस मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश अंकित किए गए हैं। देखिए बच्चों, हजार राम मंदिर नंबर 1 पे है। हजार राम मंदिर की फोटो देखिए और उत्कीर्णित चित्र देखिए। ये नृत्य के चित्र हैं बच्चों, और नीचे हाथियों और घोड़ों के चित्र हैं। इन स्थापत्य कला के माध्यम से शायद विजयनगर शासक अपने वैभवता को प्रदर्शित करते थे। 1565 में विजयनगर शहर को लूटा गया। हमने पढ़ा है तालीकोटा का युद्ध, और विजयनगर शहर बर्बाद हो जाता है। तो कुछ संरचनाएं पूरी तरह विनिष्ट हो गई। उनमें से 4 नंबर जो है बच्चों, ये मंच थे जो अब विनिष्ट हो चुके हैं, और इसी के साथ जो 7 नंबर है बच्चों, ये पैलेसेस थे, महल थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। आज हमने राजकीय केंद्र में धार्मिक और गैर धार्मिक भवनों के बारे में पढ़ा, मुख्य रूप से सभा मंडप, महानवमी डिब्बा और लोटस महल के बारे में, और साथ ही धार्मिक भवन चार राम मंदिर के बारे में पढ़ा। आशा है आपको राजकीय केंद्र अच्छे से समझ आ गया होगा। साथ ही कमलपुरम जलाशय को भी दुरुस्त कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।